आज हम करेंगे पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी। लास्ट वीडियो में हमने किया था सिटीजनशिप। अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द रिसेस ऑफ अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफाइंड एज first is the period spanning between the question hour and 0 hour. Second is the period spanning between the prorogation of the House and its reassembly in a session. Third is the period spanning between the first sitting of the House and its prorogation. And last is the period between a morning sitting and post-lunch sitting of a House. So here correct answer is B, which is the period spanning between the prorogation of the House and its reassembly in a new session. यहाँ पे हम वर्किंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम समन करता है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है जो मैक्सिमम गैप हो सकता है बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो। जैसे हम जानते हैं कि पार्लियामेंट एक साल में 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो लॉन्गेस्ट होता है, फिर आता है मॉनसून सेशन एंड देन विंटर सेशन। विंटर सेशन सबसे छोटा होता है। अब एक सेशन की बात करते हैं। एक सेशन के दौरान हाउस कई बार मिलता है टू ट्रांजेक्ट इट्स बिजनेस। ठीक है, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती है। हर मीटिंग में 2 सिटिंग्स होती है। एक मॉर्निंग सिटिंग जो 11 AM टू 1 PM होती है और दूसरी होती है पोस्ट लंच सिटिंग जो होती है फ्रॉम 2 PM टू 6 PM। पार्लियामेंट की एक सिटिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सेंडाई और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा के केस में होता है, राज्यसभा के केस में डिसोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है जो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सेंडाई है वो स्पीकर और चेयरमैन करते हैं, जबकि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इन सभी टर्म में। सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट की। जो एडजर्नमेंट होगा वो सस्पेंड करता है वर्क ऑफ अ सीटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ये कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ डे या कुछ वीक्स होते हैं। जब एडजर्नमेंट किया जाता है हाउस को तो नोटिफाई किया जाता है कि कितने टाइम के लिए एडजर्नमेंट किया जा रहा है और हाउस कब मिलेगा, ये टाइम और डेट भी स्पेसिफाई किया जाता है। बट इन केस ऑफ एडजर्नमेंट सेंडाई, जब बिजनेस हाउस का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो स्पीकर होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं हाउस का एडजर्नमेंट सेंडाई। मतलब कि उस टाइम पे जो हाउस कब मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, ये डेट स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट इशू करते हैं एक नोटिफिकेशन जो होता है रिगार्डिंग प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। मतलब कि ये जो सेशन होगा वो एंड हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो क्या एडजर्नमेंट सेंडाई के बाद ही प्रोरोगेशन कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। जब हाउस सेशन में हो और अभी जो स्पीकर और चेयरमैन है उन्होंने एडजर्नमेंट सेंडाई डिक्लेयर नहीं किया है, उस टाइम भी प्रेसिडेंट हाउस को प्रोरोग्यू कर सकते हैं जब हाउस सेशन में है एडजर्नमेंट सेंडाई होने से पहले। और डिसोल्यूशन जो होता है वो इन केस ऑफ लोकसभा ही होता है। डिसोल्यूशन जो होता है वो टर्मिनेट करता है दोनों ही सेशन है और उसके साथ साथ जो है वो लोकसभा की जो लाइफ होता है वो उसको भी एंड कर देता है। और जो डिसोल्यूशन है वो इन केस ऑफ लोकसभा ही होता है, राज्यसभा नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है रिगार्डिंग रिसेस। जो रिसेस होता है वो एक टाइम पीरियड होता है बिटवीन जब हाउस को प्रोरग्यू किया जाता है और जब नेक्स्ट हाउस सेशन में आएगा, जो उसके बीच का एक टाइम गैप होगा उसे रिसेस कहते हैं। Second question is consider the following statement about members of parliament local area development scheme, which is MP-LEDs. First statement is under MP-LEDs rupees 5 crore is transferred directly to each members of parliament for development work in his her constituency. Second is nominated members of Rajya Sabha are not entitled under this scheme. Third is Ministry of Statistics and Program Implementation is nodal ministry to implement this scheme. Which of the following given statement above is are correct? So here correct answer is B, which is 3 only. चलिए जो MP-LEDs के प्रोविजन है उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। MP-LED स्कीम एक फुली फंडेड स्कीम है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
हर एमपी को एनुअली 5 करोड़ रुपीस दिया जाता है, वो इसे स्पेंड कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये फंड होता है वो डायरेक्टली एमपी को नहीं दिया जाता है, ये कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दिया जाता है। बट एमपी इसे रिकमेंड कर सकते हैं कि कहाँ पे स्पेंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अब आप देखोगे कि जो एमपीज होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसको स्पेंड कर सकते हैं जहाँ से वो इलेक्ट होके आते हैं। और जो नॉमिनेटिव मेंबर है राज्यसभा के, उन्हें भी 5 करोड़ एनुअली मिलता है और वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्पेंड कर सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। जो थर्ड स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज अ नोडल मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर। अपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो एमपी-लेड वर्क्स होता है उसको एमपीज रिकमेंड कर सकते हैं उन एरियाज में जो अफेक्टेड है किसी कैलेमिटी से, लाइक फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। बट इसमें एमपीज को हर साल ये ध्यान रखना होगा है जो इसकी कॉस्टिंग होती है उसका एटलीस्ट 15% उन एरिया में होना चाहिए इनहेबिटेड है बाय शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, और 5% टोटल कॉस्टिंग का उन एरिया में होना चाहिए जो इनहेबिटेड है बाय शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। और बाकी एमपीलेट्स के जो फंड होते हैं उनको कन्वर्ज भी किया जा सकता है विद मनरेगा एंड खेलो इंडिया फंड्स के साथ। Next question is, with reference to the type of majorities in parliament, consider the following pairs. First is simple majority, second is absolute majority, third is special majority. हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो हियर करेक्ट आंसर इज डी, विच इज 1, 2 एंड 3। यहाँ पे कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो अलग अलग मेजॉरिटी है उनका क्या मतलब है। तो जैसे सबसे पहले है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाउस में जितने मेंबर है, वो जितने मेंबर प्रेजेंट है, वो जब वोट करते हैं जो उनका मेजॉरिटी होगा उसे सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। और इसको यूज किया जा सकता है लाइक एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और वाइडनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो सिंपल से एग्जांपल है। तो जो फर्स्ट है वो मैच हो जाता है सेकंड के साथ। टू वाइडनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए यूज किया जाता है सिंपल मेजॉरिटी को। और सिंपल मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सेकेंड इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। जितनी हाउस की टोटल मेंबरशिप है, चाहे वो हाउस में प्रेजेंट है उस टाइम जब वोटिंग हो रही है या नहीं है। जैसे इन केस ऑफ द लोकसभा, जो अभी टोटल मेंबरशिप है हाउस की दैट इज 545, जो इसका मेजॉरिटी होगा उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहा जाता है। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को यूज किया जा सकता है रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3, ओके, विच इज 66% मेंबर्स अगर वोट करते हैं इन फेवर या फिर अगेंस्ट एनी रिजोल्यूशन तो उसे कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। और इसको यूज किया जा सकता है जैसे प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड इन अ वे और इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। तो यहाँ पे जो कोई भी पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। जो लास्ट वाला पेयर है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, ये सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है। Next question is, which of the following statement is not correct with respect to the adjournment motion in Lok Sabha? First is, a member cannot give more than one notice of adjournment motion for any one sitting. Second is, a matter which falls within the exclusive jurisdiction of the state government is inadmissible under adjournment motion. And third is, the adjournment motion shall not raise a question of privileges. And last is, the chair is bound to give reason if he she refuses to give consent to the adjournment motion. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हियर इज डी, विच इज द चेयर इज बाउंड टू गिव रीजन इफ ही शी रिफ्यूजेस टू गिव कंसेंट टू अर्जेंट मोशन। जो चेयर होता है वो बाउंड नहीं होता है कि अगर वो रिफ्यूज करते हैं टू गिव कंसेंट टू द adjournment मोशन तो उसके लिए उसे रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। एडजर्नमेंट मोशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजर्नमेंट मोशन एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोसीजर है
अगर इसे एडमिट किया जाता है तो इट लीड्स टू द सेटिंग असाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर डिस्कसिंग अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो मैटर्स एक्सक्लूसिवली आते हैं अंडर यूनियन गवर्नमेंट उसी को ही रेज किया जा सकता है थ्रू अर्जेंटमेंट मोशन। जो मैटर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिस्डिक्शन के वो इनएडमिसिबल होते हैं अंडर अर्जेंटमेंट मोशन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट है। सो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था तो डी इज इनकरेक्ट हियर। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उन्हें रीजन देने की जरूरत नहीं होती है अगर वो उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज करते हैं। Next question is, consider the following statement with respect to parliamentary privileges. First is, the parliament till now has not made any special law to codify all the privileges. Second is, the Code of Civil Procedure 1908 provides for freedom from arrest of members of the parliament under civil procedures during the meeting of the house. And third is, members cannot be questioned by any outside body for any vote given inside the house. Which of the following statement above is correct? So here correct answer is D, which is 1, 2 and 3. Parliamentary privileges, special rights, immunities and exemptions है जिसे enjoy किया जाता है by the two house of the parliament, their committees and their members. They are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their action. और constitution ने जो ये privileges है वो कुछ और persons को भी एक्सटेंड किया गया है। और इनमें कौन कौन आते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर जो एंटाइटल होते हैं टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज। पार्लियामेंट ने कोई भी अभी तक ऐसा स्पेशल लॉ नहीं बनाया है जो इन प्रिविलेजेस को कोडिफाई करता हो। ये प्रिविलेजेस बेस्ड है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। जो सेकंड स्टेटमेंट है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये प्रोवाइड करता है फॉर द फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर सिविल प्रोसीजर ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, ये भी करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है विच इज 1, 2 and 3. Next question is, which of the following statement is correct in the context of prorogation of session of parliament? As we have already discussed, तो ये easy हो जाएगा आंसर करना। The President of India cannot prorogue the House while in session. Prorogation does not affect the bills pending before the Lok Sabha. Third is, the pending notices other than those for introducing bills does not lapse on prorogation. Last is, in general, the presiding officer of the House issue a notification for the prorogation. तो हमें यहाँ पे बताना कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। Here correct answer is B. Presiding officer that is speaker or chairman declare करते हैं adjournment sendai when the business of the session is completed. उसके कुछ दिनों में प्रेसिडेंट इशू करते हैं एक नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, जबकि प्रेसिडेंट उस टाइम भी प्रोरोग्यू कर सकते हैं हाउस को जब वो सेशन में होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों को ही टर्मिनेट कर सकता है, सेटिंग एज वेल एज सेशन ऑफ द हाउस को। प्रोरोगेशन होता है वो किसी भी जो बिल होते हैं पेंडिंग हाउस में उसको अफेक्ट नहीं करता है, जबकि जो पेंडिंग नोटिसेस होते हैं जो अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिल होता है वो लैप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन नॉट प्रोरोग्यू द हाउस बाय इन सेशन, तो वो प्रोरोग्यू कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन, सो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज इट्स द प्रेसिडेंट हु इशू द नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। Next is, which of the following cabinet committee is headed by the Union Minister of Home Affairs? Appointment Committee of Cabinet. Second is Cabinet Committee on Accommodation. Third is Cabinet Committee on Economic Affairs. And fourth is Cabinet Committee on Political Affairs. So here correct answer is B, which is Cabinet Committee on Accommodation is headed by the Union Minister of Home Affairs. Cabinet works through various committees. The cabinet committees are organizations that are instrumental in reducing the workload of the cabinet. They are extra constitutional and they are not mentioned in the constitution. Government of India Rule 1961 provides for the establishment of the cabinet committee.
They are set up by the Prime Minister. Their membership is not fixed. They usually includes only cabinet minister. However, the non-cabinet ministers can be a members of the cabinet committee. Cabinet committee are usually or mostly headed by the Prime Minister. Sometimes other cabinet ministers such as the Home Minister or Finance Minister can also act as the chairman of these committees. Cabinet committees sort out issues and formulate proposals for the consideration of the cabinet. जो important cabinet committees है, that is cabinet committees on political affairs, cabinet committees on economic affairs and cabinet committees on appointment etc. और ये तीनों कमेटी को हेड किया जाता है by प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन है, उसको जो चेयरमैन है उसको ऐड करते हैं, that is यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. Next is, in which of the following conditions a bill will lapse on dissolution of the Lok Sabha? A bill pending in Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha. A bill passed by both houses but pending for the approval of the President. A bill passed by both houses but returned by the President for reconsideration of the House. A bill passed by Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha. So here correct answer is D. जो बिल पास किया है लोकसभा ने और पेंडिंग है राज्यसभा में, वो लैप्स हो जाता है जब लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, ताकि जो बिल दिए है वो लैप्स नहीं होंगे ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द रूल्स of the joint sittings of the House after consultation with the chairman of the Rajya Sabha. And second statement is, she is the chairman of conference of presiding officers of legislative bodies in India. Which of the statement given above is are correct? So here correct answer is B, which is 2 only. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज जो रूल बनाता है रिगार्डिंग the joint sittings of the parliament, that is president after consultation with the speaker of the Lok Sabha and chairman of the Rajya Sabha. और ये जो प्रोविजन है that is under 118 article of the constitution, और जो joint sitting का प्रोविजन है that is under 108 of the constitution. जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जो चेयरमैन होते हैं वो प्रिजाइड करते हैं ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया, वो चेयरमैन होते हैं इसके. सो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है दैट इज बी, विच इज 2 ओनली. नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा. एंड द सेकेंड इज, द कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा चेंजेस आफ्टर एवरी सेंसस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवं गिवन इज आर करेक्ट? So here correct answer is A, which is 1 only. Article 81 of the Constitution define the composition of the House of the People or Lok Sabha. It states that House shall not consist more than 550 elected members, of whom not more than 20 will represent the Union Territory. At present, the strength of the Lok Sabha is 543, of which 530 have been allocated to the state and rest to the Union Territories. 104th Constitutional Amendment Act extended the reservation for SC and ST in the Lok Sabha by another 10 years. It also removed the reserved seats for Anglo-Indian community, and now the current जो sanctioned strength है लोक सभा में that is 543. जो सेकेंड स्टेटमेंट है, कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा चेंजेस आफ्टर एवरी सेंसस. कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये प्रोविजन था कि रैशनलाइज किया जाएगा सीट्स को आफ्टर एवरी सेंसस, बट जो अभी करंट स्ट्रेंथ है वो एज पर द पॉपुलेशन ऑफ 1971 है. 1917 की सेंसस के बाद जो सीट्स थी एलोकेटेड इन द लोकसभा टू द स्टेट्स उसको फ्रीज कर दिया गया था टिल 2026. ये कहा गया है कि जो 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग सीटों को बढ़ाया जाएगा. तो अभी जो सीट्स है एलोकेटेड इन लोकसभा टू द स्टेट्स वो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1971 है. तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 1 ओनली. Next question is, with reference to the members of the parliament local area development scheme, that is MPLADS, consider the following statements. It is under the Ministry of Rural Development. This statement is incorrect, as we have already seen this statement is under the Ministry of Statistics and Program Implementation.
Second is nominated member of the Rajya Sabha can recommend work within their state of election. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के लिए वो कंट्री के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अब जो वर्क होता है वो रिकमेंड कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम. सो सेकंड स्टेटमेंट हियर इज आल्सो इनकरेक्ट. Third is in the event of calamity of severe nature in any part of the country, an MP can recommend work for the affected district. In the calamity of the severe nature, an MP can recommend work maximum up to 1 crore for that district. So here third statement is correct. So correct answer here is C, which is 3 only. Next is in the context of Indian Parliament, Mavalankar rule is related to quorum of the House, disqualification of the MPs, selection of leader of opposition, and order of parliamentary proceeding. So here correct answer is C, which is the selection of leader of opposition. G.V. Mavalankar is the first speaker of the Lok Sabha. A party must at least have 10% of the strength of the house in order to qualify to designate it as parliamentary party, and the leader of the largest such parliamentary party in the opposition ranks is designated. Next question is which of the following committees speaker chairman of Lok Sabha Rajya Sabha is not the ex officio chairman? So here correct answer is D, Committee on Private Member Bills and Resolution. The ex officio chairman of this committee is Deputy Speaker of Lok Sabha. Of the rest committees, the ex officio chairman of these committees were either Speaker of the Lok Sabha or Chairman of Rajya Sabha. Next is with reference to the joint sitting of Parliament, consider the following statements. Joint sittings are not applicable to money bill or constitutional amendment bill. And second statement is if the Lok Sabha speaker is absent, then the chairman of the Rajya Sabha can preside it over a joint sitting. Which of the following statement above given is are correct? So here correct answer is A, which is one only. Joint sitting is not applicable to the money bill or constitutional amendment bill. The joint sitting is only applicable to the ordinary bills or financial bills of category 2. And the second statement is also incorrect. As we know, the joint sitting is presided over by the Lok Sabha speaker, and in his absence, the joint sitting is presided over by the deputy speaker of Lok Sabha, not the chairman of the Rajya Sabha. So here only statement 1 is correct. As we know, the provision regarding the joint sittings of the parliament is under Article 108, and it's the president who summons the joint sittings and presided over by the speaker of Lok Sabha. और आपको ये भी ध्यान रखना है जो अभी तक बिल पास हुए हैं थ्रू जॉइंट सिटिंग वो सिर्फ 3 ही बिल पास हुए हैं. फर्स्ट इज डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002. ये 3 बिल है जो अभी तक पास हुए हैं बाय यूजिंग द डिवाइस ऑफ जॉइंट सिटिंग. Next is with reference to the Rajya Sabha Forum on Panchayati Raj, consider the following statement. Chairman of the Rajya Sabha is the president of the forum. Second is the forum shall consist not more than 15 members of the Rajya Sabha. Which of the statement given above is are correct? So here correct answer is B, which is 2 only. Deputy chairman of the Rajya Sabha is the ex officio chairman of this forum on Panchayati Raj. So here first statement is incorrect. Next is consider the following statement with regard to anti-defection law. First statement is the 52nd Amendment Act provide for the disqualification of the members of the parliament on grounds of defection. Second is split from the party does not entail anti-defection. And third is the decision with regard to the disqualification cannot be subject to the judicial review. So here correct answer is C, which is 1 only. 10th schedule was added in the constitution by 52nd Amendment Act. So here first statement is correct. Second statement is incorrect because the splits of the party does entail anti-defection. It's the merger. If 2/3 members of the party agreed to the merger, then the anti-defection
लॉ डज नॉट एंटेल इन दैट केस, ये दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जो पार्टी छोड़ के जाते किसी और के साथ मर्ज हो जाते हैं, अगर 2/3 दैट इज 66% मेंबर एग्री होते हैं इस मर्जर के लिए, और जो पार्टी में वापस 1/3 मेंबर रहते हैं उन पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्प्लिट हियर मीन्स अगर 50-50 डिवाइड हो जाते हैं तो उस केस में ये जो 50% छोड़ के जाते हैं उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। Third is the decision with regard to the disqualification cannot be subjected to judicial review. This statement is also incorrect because it's subjected to the judicial review. So here correct statement is C, which is one only. Next is consider the following statement with regard to whip in India. Only a national level party, whether ruling or opposition, has its own whip in parliament. Second is office of the whip of the national level party is appointed by the speaker of the Lok Sabha. Which of the following statement above is are correct? So here correct answer is D, which is neither one nor two. यहाँ पे दोनों ही statement incorrect है because every party in the house of the parliament has its own whip. सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो ऑफिस ऑफ विप है ऑफ नेशनल पार्टी, वो अपॉइंट किया जाता है पार्टी के द्वारा, ना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू simple majority of the parliament, special majority of the parliament, special majority of the parliament and ratification of the half of the state legislature. Which of the following statement given above are correct? So here correct answer is D, which is 1, 2 and 3. यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हमने देखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को है वो अमेंड किया जाता है by simple majority, special majority और special majority of the parliament and ratification of the half of the state legislature. But जो provision simple majority से parliament amend करती है उनको as a amendment under article 368 considered नहीं किया जा सकता है। जो प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट के साथ अमेंड किए जाते हैं उन्हीं कोई अमेंडमेंट कंसिडर किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन है वो अमेंड किए जाते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से। बट बहुत से ऐसे प्रोविजन भी है जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जाते हैं पार्लियामेंट में। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे अफेक्ट करते हैं उसको अमेंड किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो हियर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा which of the following statement is are not correct? He should be a senior most member of his party in Rajya Sabha. Second statement is he should be the leader of the largest opposition party in the Rajya Sabha. He should be recognized by the chairman of the Rajya Sabha. हमें यहाँ पे जो नॉट करेक्ट है वो बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट मेंबर हो, ये पार्टी किसी को भी अपॉइंट कर सकती है एज अ लीडर ऑफ ओपोजिशन। यस, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ही शुड बी द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। Third statement is also correct. He should be recognized by the chairman of the Rajya Sabha. So here correct answer is A, which is one only, क्योंकि जो first statement है वो incorrect है और हमें यहाँ पे not correct बताना था। Next is with reference to the Cabinet Committee on Economic Affairs, consider the following statement. First is it is headed by the Union Finance Minister. Second is it recommends minimum support price to Union government. Third is it takes decisions on all matter relating to the disinvestment, including the cases of strategic sale. Which of the following statement given above is are correct? So here correct answer is C, which is 3 only. Here first statement is incorrect because the Cabinet Committee on Economic Affairs is headed by Prime Minister. The minimum support price are announced by the Government of India at the beginning of sowing seasons for certain crops on the basis of recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices. So here statement second is also correct. It is not announced by the Cabinet Committee on Economic Affairs. So first statement and second statement both are correct. So correct answer is C, which is 3 only. Which among the following subject is are under Union list of the Constitution of India? Population control and family planning, interstate quarantine, post office savings bank.
Which of the above is our correct answer using the codes given below? So here correct answer is B, which is 2 and 3 only. Population control and family planning is a subject under concurrent list, which is list 3 of the constitution under schedule 7th. Next is with reference to the Rajya Sabha election, consider the following statements. None of the above, that is nota, option is available in the Rajya Sabha election. Anti-defection law is applicable on members while casting votes in the Rajya Sabha election. Third is the voting in the election of the Rajya Sabha is done by open ballot. हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, which means इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 1 and 2 ओनली. जो स्टेटमेंट 3 है दैट इज करेक्ट बिकॉज द वोटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा इज डन बाय द ओपन बैलेट. इनिशियली जो नोटा ऑप्शन था वो अवेलेबल था राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, बट बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से डिसकंटिन्यू किया गया था. जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है ऑन मेंबर्स व्हाइल कास्टिंग वोट इन द राज्यसभा इलेक्शन. सो हियर बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. Must remember this that in 2018 Supreme Court ruled that the nota option is only for the general election and not applicable to the Rajya Sabha election. Next is which of the following statements are correct regarding the distribution of executive power between center and state. First is the executive function of the center can be delegated to the state without the consent of the state. First statement is correct. The center can delegate any functions to the state without its consent. Second is the executive power relating to the concurrent subject remain with the state under all circumstances. This statement is incorrect. Executive power relating to the concurrent subject remain with the state in most of the cases but not in all circumstances. Third statement is the executive power to implement any international treaty or agreement belongs exclusively to the union. Yes, this statement is correct. So here correct answer is C, which is 1 and 3 only. Next is consider the following statement with regard to the Committee on Public Undertakings. It consists of 30 members. The chairman must be from Lok Sabha. They examine the report of Comptroller and Auditor General in the context of autonomy and efficiency on public undertaking. Which of the statement given above is are correct? So here correct answer is A, which is 2 and 3 only. The Committee on Public Undertaking consists 22 members. 15 are elected from Lok Sabha and 7 are elected from Rajya Sabha. So first statement here is incorrect, whereas the chairman of the Committee on Public Undertaking is must be from Lok Sabha. So second statement here is correct and third statement is also correct. So correct answer here is A, which is 2 and 3 only. With reference to question hour, consider the following statement. It is an informal device available to the members of the parliament to raise matters without any prior notice. This statement is incorrect because the question hour is a formal device and it is mentioned in the rules and the procedure of the parliament. It's the 0 hour, which is informal device available to the members of the parliament to raise matters without any prior notice, and 0 hour is informal device which is an Indian innovation and not mentioned in the rules of parliament. So first statement here is incorrect. During question hour, members are not allowed to ask supplementary question. This statement is also incorrect because members are allowed to ask supplementary questions. So here correct answer is D, which is neither 1 nor 2. Next is which of the following expenses are charged on the Consolidated Fund of India? The debt charges of the Government of India. Second is salary and allowances of the President and the other expenditure relating to his office. Third is any sum required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal. And the fourth is all of the above. So here correct answer is D, which is all of the above. All these expenditures are charged on the Consolidated Fund of India and charged expenditure cannot be put for the vote. Next is with reference to the Secretary General of Lok Sabha, consider the following statements. The post of Secretary General of the rank of the Cabinet Secretary of the Government of India, he is appointed by the President of India
And third is on behalf of the president, he summons the members to attend the session of parliament. Which of the following statement given above is are correct? So here correct answer is A, which is 1 and 3 only. Second statement is incorrect because the Secretary General of the Lok Sabha is the administrative head of the Lok Sabha Secretariat, and he is appointed by the Speaker of the Lok Sabha, not by the President of India. So second statement here is incorrect. Correct answer is A, 1 and 3 only. Next is for ascertaining quorum in any house of the parliament, which of the following are taken into consideration? Elected members, nominated members, presiding officer. Select the correct answer using the codes given below. So here correct answer is D, which is 1, 2 and 3. First of all, let's understand what quorum is. Quorum is the minimum number of members required to be present in the house before it can transact any business, and it is 1/10 of the total member of the each house, including the presiding officer. So let's say in case of Lok Sabha, so at least it requires 55 members to be present to transact any business, and in case of the Lok Sabha, it requires at least 25 members to be present in the Rajya Sabha, and it includes all elected members, nominated members, as well as presiding officer. Next is consider the following statements. The Constitution of India mentions the address of the President of the House of the People at the commencement of the first session after each general election. This statement is correct. Second statement is amendments to the motion of thanks is not allowed in the Rajya Sabha. This statement is incorrect because the amendments can be moved to the motion of thanks in such a form as may be considered appropriate by the chairman of the Rajya Sabha. So here second statement is incorrect. So correct answer here is A, which is 1 only. Last question is consider the following statements. A candidate contesting an elections to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state. Second statement is a member of the scheduled caste or scheduled tribe cannot contest a seats in the Lok Sabha not reserved for them. Third is the Rajya Sabha seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes as per the 4th schedule of the Indian Constitution. Which of the following statement above given are not correct? So here correct answer is A, which is 1, 2 and 3. Here all the statements are incorrect. Let's discuss these statements one by one. First statement is a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elected in that particular state. This is इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगर राज्यसभा की सीट के लिए किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी स्टेट में रजिस्टर हो एज अ इलेक्टर. वो कहीं पे भी थ्रू आउट इंडिया रजिस्टर हो सकता है एज अ इलेक्टर और वो कहीं से भी इलेक्ट कर सकता है अपने जो राज्यसभा की सीट के लिए इलेक्ट होना है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैन नॉट कंटेस्ट द सीट्स इन द लोकसभा नॉट रिजर्व फॉर देम. देखिए जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरल की सीट जो जनरल सीट्स है उस पर भी लड़ सकते हैं और जो तो रिजर्व है वो कहीं से भी कंटेस्ट कर ही सकते हैं. Third statement is in the Rajya Sabha seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes as per the 4th schedule in the Constitution. This statement is incorrect because the seats in the Rajya Sabha for scheduled caste and scheduled tribe is not reserved. It is reserved only in Lok Sabha and state legislative assemblies. So here all the three statements given are incorrect. Next video within 2 to 3 days upload हो जाएगा and that is on Union Executives, which consist President, Vice President, Prime Ministers, Council of Minister and Attorney General. तो आपने ये सब टॉपिक्स तैयार करने हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं.